अमेरिकन कंपनीज के नीचे होनी चाहिए और अमेरिका वहां से अपने मफादात हासिल कर सके। और दुनिया के किस मुल्क को कितना तेल बेचना है, अभी हमने देखा कि वेनेजुएला से इंडिया भी तेल लेता था, लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली इंडिया को कहा कि आप जो है वो ईरान से तेल लेना बिल्कुल बंद कर दें, वेनेजुएला से जो है वो हम आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे। तो बुनियादी तौर पे वो एक कंट्रोल भी चाहता है उन तमाम मुल्कों के ऊपर जिन मुल्कों को तवानाई की जरूरत अपने मुल्क में पूरी नहीं होती बल्कि उन्हें बाहर बेचना पड़ता है। और उसमें सरे फहरिस्त मुल्क जो है वो चाइना है कि चाइना को अपनी तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए बाहर देखना पड़ता है। और चाइना जो था जहां रशिया से और तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइंस डाल चुका है, लेकिन चाइना के अंदर ये एक ख्याल है कि टोटली डिपेंडेंट रशिया के ऊपर हमें नहीं होना चाहिए, तो हमारी दूसरी सूरतें भी खुली रहनी चाहिए। इसीलिए $20 बिलियन की वेनेजुएला के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कि एक जगह उन्होंने अपना चैनल वेनेजुएला से बनाया था, दूसरी तरफ वो ईरान के साथ थे। और अगर आप इसको सी पैक को भी देखें तो ये सी पैक जो था ये शॉर्टेस्ट रास्ता था, 1800 किलोमीटर के अंदर अंदर जो थी वो तवानाई की जरूरियात खुश्की के जरिए से चाइना की पूरी की जा सकती थी ईरान के जरिए से। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको अमेरिका जो है उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मुल्क जो हो वो खुद से फैसले करे अपनी तवानाई के। तो इसलिए ये ईरान के साथ जो सारा झगड़ा है ये बुनियादी तौर पे तिजारती झगड़ा है। इसके अंदर अमेरिका अपने मफादात के हसूल के लिए शामिल हुआ है। बात फिर वहीं आएगी कि ईरान जवाबी हमला किस हद तक कर सकता है, अमेरिका को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, क्या बॉडी बैग जो हैं वो अमेरिका वापस जा सकते हैं खलीज फार्स से या नहीं जा सकते। सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मरियम साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान की जानिब से किस तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा सकती है और क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी, और अगर बढ़ती है तो क्या दोनों ममालिक की कशीदगी में यूरोपियन जो ताकतें हैं वो कोई किरदार अदा कर सकती हैं ताकि इस कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके? ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो तो डेफिनेटली मैंने जैसे पहले कहा भी अनफोल्ड होगी, लेकिन ईरान प्रिपरेशन कर रहा था रिटेलिएशन की, जिसमें प्रीवियसली भी हमने जिक्र भी किया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने दिए हैं, जो कि एज पर द न्यूज़ इसको कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन एज पर डिफरेंट सोर्सेज कि वो भी चाइना ने ईरान को दिए हैं। और ईरान बहुत सी अपनी इकोनॉमी से जो था वो फाइनेंसेस निकाल के उसने अपनी ये मिसाइल सेटअप को इम्प्रूव भी किया है, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहा। डॉक्टर मरियम साहिबा अपनी राय दे रही थी। सैयद मुज़म्मिल शाह की जानिब जाऊंगा। सैयद मुज़म्मिल शाह, आप भी जिक्र कर रहे थे चाइना का, मोहम्मद मेहदी साहब ने भी जिक्र किया चाइना के हवाले से। ऐसा लगा उनकी बात से कि ये सब कुछ चाइना को कंटेन करने के लिए किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, अब चाइना का रद्द-ए-अमल क्या होगा? चाइना को इस तमाम तर सिचुएशन से कैसे निकलना है? मुज़म्मिल शाह, आप हमें सुन सकते हैं? मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद मेहदी साहब, अब जो ज़्यादातर हमारे माहिरीन के एक्सपर्ट्स की राय सामने आ रही है, ज़्यादातर बात यही कर रहे हैं कि रशिया और चाइना का इसके ऊपर रिस्पांस क्या हो सकता है, किस लेवल पे जाके चाइना रिस्पॉन्ड कर सकता है या रशिया रिस्पॉन्ड कर सकता है। आप क्या समझते हैं, किस लेवल पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, बात असल में ये है कि हमने अभी जो पिछली जंग हुई थी उसमें देखा था कि चाइना की तरफ से सिफारती सतह के ऊपर तो इस मौजू पर बात हुई, लेकिन जिसे हम अगर दिफाई सतह पर कहें तो चाइना जो है वो अभी तक किसी भी लड़ाई में बराह रास्त शामिल होना नहीं चाह रहा है। और वो जो है वो सिफारती सतह पर या कुछ मुल्क ने अगर उनसे कोई खरीदारी डिफेंस की है तो उस तक तो वो जरूर रहता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाता। जहां तक रशिया की सूरत हाल है, रशिया के साथ ईरान के कुछ ऐसे मुआहदे हैं जिसके अंदर डिफेंस पैक्ट भी शामिल है और रशिया को सामने आना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि रशिया भी जब से सोवियत यूनियन से रशिया हुआ है तो उसने भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया है। और खासतौर पे यूक्रेन की जंग के
बाद रशिया की भी जो सिचुएशन है उसके अंदर हम ये समझें कि वो अमलन ईरान की कोई मदद करेगा तो शायद ये मुश्किल हो, लेकिन हाँ सिफारती सतह पर और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से ये दोनों ममालिक जो हैं वो ईरान के लिए आवाज़ उठाएंगे और इस जंग को जो है वो ये ज़रूर कहेंगे कि ये जंग जो है ये ईरान पर थोपी गई है और अगर किसी किस्म की वोटिंग होती है तो ये ईरान के हक में वोट देंगे। लेकिन हम अमली तौर पर अगर कहें तो अमली तौर पे हमें नहीं नज़र आता आया कि हमने ये देखा है कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे हुए या ईरान के अंदर से जो एक बगावत की कोशिश की गई उसमें अमली तौर पे चीन ने उनकी मदद करी और चीन ने उनको जो है वो सैटेलाइट तस्वीरें भी मुहैया की। तो हो सकता है कि इस किस्म की चीज़ें अभी भी चीन उनके लिए करे, लेकिन जो अगर आप ये कहें कि बाकायदा लड़ाई का हिस्सा बनेगा तो ऐसा बाकायदा लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगा, आपकी भी यही राय है। मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर मरियम कमाल साहिबा हमारे साथ हैं, उनकी जानिब जाते हैं। डॉक्टर मरियम कमाल साहिबा, क्या आप समझती हैं कि अमेरिका इस हद तक जाएगा कि ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दे? और एक और एंगल आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर हम डाइसेक्ट करते हैं ईरानियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को या ईरानियन पब्लिक थियोलॉजी को, तो आप क्या समझते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद अगर हम फर्ज करते हैं कि सब कुछ टॉपल कर लिया जाता है, रिजीम चेंज कर लिया जाता है, जो ईरानी अवाम है वो अमेरिका का साथ देंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं जैसे अगर आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ कि अफगानिस्तान में तालिबान का री इमर्ज होना या दोबारा स्ट्रेंथन होना और हुकूमत में आना, डेफिनेटली पावर तो थी उनके पास और वॉरफेयर इंटू गोरिल्ला वॉरफेयर भी इंटू वॉर भी थे, लेकिन उनको इंडिजिनस सपोर्ट भी थी, वो वहाँ के लोकल्स हैं। तो ये जो इंडिजिनस सपोर्ट होती है लोगों की अपने हुक्मरानों के लिए या किसी खास ग्रुप के लिए, वो इवेंचुअली मटेरियलाइज हो जाती है। जिस तरीके से बड़ी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान को कुछ दिनों में कंट्रोल कर लिया, कुछ घंटों के अंदर वो काबुल पहुंच गए, और जो इतने 20 सालों का जो उनका पार्लियामेंट था जो मोदी ने क्रिएट किया था, इंडिया ने बिल्ड किया था, और जो उसमें पार्लियामेंटेरियन बैठे थे, जो इलेक्शन हो रहे थे, करजई थी, उसके बाद अशरफ गनी, वो हुकूमतें सारी की सारी खत्म हो गई, एकदम से खत्म चीज हो गई, क्योंकि वो पपेट गवर्नमेंट्स थी, वो इंड्यूस करने की कोशिश की गई थी, और तालिबान वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं। इसी तरह ईरान का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो जो एक थियोलॉजिकल माइंडसेट है या वहाँ जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उसको भी काफी इंडिजिनस सपोर्ट है वहाँ की। दो मैं ये नहीं कहती कि मॉडर्न एस्पेक्ट नहीं है, वहाँ वो भी एग्जिस्ट करता है, वो भी पैरेलल एक दूसरे के क्लैश में है, लेकिन इंडिजिनस सपोर्ट भी एग्जिस्ट करती है। और बहुत से लोग इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ईरान को सुप्रीम लीडर या उनका जो भी एस्पेक्ट है तकलीफ में जाते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, समझते हैं कि ये एक रिलीजियस एंटिटी है जो कि बहुत से एक खास ग्रुप को सपोर्ट करती है, खास सेक्ट को सपोर्ट करती है। तो वो प्रेजेंस है उस माइंडसेट की, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दूसरी तरफ ये पावर है जो एक डेमोक्रेसी की बात करती है, मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, सेक्युलरिज्म की बात करती है, और जो रजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं उनको बेसिकली लाने की भी पिछले दिनों ये बात हुई थी। लेकिन ये इवेंचुअली किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ भी, पहले भी मैंने बताया कि उनका 40 इयर्स का टेन्योर था, उनके वालिद थे, उसके बाद रजा शाह पहलवी थे, और बहुत छोटा सा ये टेन्योर है जिसको यूएस सपोर्ट थी उस वक्त। अब यूएस सपोर्ट अपने इंटरेस्ट के लिए ही है, जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि पॉसिबल या पोटेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि जो यूएस इंटरेस्ट रीजन में है। सबसे पहले कि वहाँ के ऑयल, दूसरा वहाँ का जो सी रूट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और तीसरा वहाँ की इंस्टेबिलिटी लाना, ताकि चाइना को यानी एंटी चाइना पॉलिसीज या को सपोर्ट करता है कि वहाँ अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो चाइना का सी पैक इससे इफेक्ट होगा। ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स मैं समझती हूँ, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है या आप इसको कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इवेंचुअली स्टार्ट है ये इजराइल के सर्वाइवल की जंग है सारी की सारी, और क्लाइंट रिजीम को चेंज है। लेकिन अगर देखें जिसे कहते हैं बाद में इसके क्या जो है बेनिफिट्स यूएस ले जा सकता है,